नमस्कार, शख्सियत के सभी दर्शकों को रूबरू थिएटर की तरफ से और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से मेरा यानी श्रुतिपुरी का हार्दिक नमस्कार। आज एक बहुत ही हर्ष की बात ये है कि आज शख्सियत का 200वां एपिसोड है जो हम पूरे कर चुके हैं और इस सफर में न जाने कितने ऊंचे-नीचे पड़ाव आए हैं, न जाने कितनी ऐसे क्षण आए हैं जिनको हमने भरपूर एन्जॉय किया है, रेलिश किया है, न जाने कितनी मेहनतें की हैं और न जाने कितने पड़ाव तय किए हैं, कितने लैंडमार्क बनाए हैं। आज का दिन खास है और इस खास दिन के पीछे जो शख्सियत भीड़ में तो सभी अपने-अपने रूप में एक शख्सियत हैं, लेकिन भीड़ में वो चेहरा जो चमक कर आता है, शख्सियत बन जाता है। ऐसी ही शख्सियत कुछ हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ। एक को तो आप रोज़ ही देखते हैं, रोज़ ही उनका दीदार करते हैं और रोज़ ही उनसे मुखातिब होते हैं नए-नए चेहरों के साथ, नए-नए मानकों के साथ और नए-नए व्यक्तित्वों के साथ। वो हैं काजल सूरी जी। मैं उनको आपके रूबरू कराने से पहले उनके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। ये वो शख्सियत है जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी, जिसने हमेशा अपना मुकाम तय करने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसने सूरज बनकर सबको जलाया तो बहुत। उन्हीं के बारे में कुछ 2 पंक्तियाँ बोलकर उन्हें बुलाना चाहूँगी। पर उससे पहले मैं एक और शख्सियत जो आज हमारे बीच में है, मैं उनसे भी आप सभी का परिचय कराना चाहूँगी। हमारे बीच में आज मस्कट से एनएसडी से जुड़ी रही हरविंदर सिंह लवली जी भी हैं, हरविंदर कौर लवली जी भी हैं, जो थिएटर का एक जाना-माना नाम है। थिएटर में लोग उन्हें लवली के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं। उनमें और मेरे में भी बहुत कुछ ख़ासियतें हैं, समानताएँ हैं, वो हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे तारुफ़ कराने के बाद उसको बुलाना चाहूँगी, जिसके लिए मैं कुछ बोलना चाहती थी कि तू समझता है गर फ़िज़ूल मुझे, तू समझता है गर फ़िज़ूल मुझे, तो कर हिम्मत और भूल मुझे। और मैं चाहूँगी कि एक बार इस पर्दे पर आएँ काजल सूरी जी और सबको अपने हँसते, मुस्कुराते चेहरे से नमस्कार कहें। बहुत-बहुत बधाई काजल जी आपको। आज हम 200 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया इस सभी की हम सभी की मेहनत और जो ऑडियंस है उनका तो बहुत बड़ा योगदान है। और आज जिस तरह से आपने कहा कि आज हमारे साथ आप तो है ही, श्रुतिपुरी अपने आप में एक शख्सियत है, एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही जाना-माना नाम परफॉर्मिंग आर्ट को लेकर हम बात करें, किसी भी चाहे रंगमंच हो, चाहे फ़िल्में हों, तो उसके बारे में तो हम बाद में आएँगे। लेकिन हमारे साथ जो आज एक बहुत खूबसूरत एक और शख्सियत है, डिंपल स्माइल है जिनकी, बबली जी, हरविंदर कौर बबली जी आज हमारे साथ है। देखिए, इतनी खूबसूरत डिंपल स्माइल इनकी, क्या बात! और डिंपल स्माइल के नमस्कार साथ जी। जो उनका नाम है ना बबली, वो बबली ही है, पर्सनैलिटी वाइज़ भी बबली और लवली हैं। जी। थैंक यू और सबसे पहले तो बधाई हो काजल, आपको बहुत-बहुत बधाई। बहुत-बहुत खुशी हुई है कि आज 200 एपिसोड पूरे हो गए हैं और ये मतलब ये कैसे एकदम से आपने इतना कर लिया, मतलब कमाल की बात है। और कहते हैं ना कि कुछ टाइम किसी के लिए निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन रोज़ टाइम निकालना ऐसे सैल्यूट टू यू। मैं तो मैं यही कहूँगी कि समझती हूँ सैल्यूट। काजल जी ऐसे कई पड़ाव आए हैं ज़िंदगी में, ऐसे कई मौके आए हैं, जब आपके सामने बहुत सारी मुश्किलें भी थी, लेकिन 7 बजे की डेडलाइन थी, ये शायद आपको आकाशवाणी की देन है, समय का पाबंद होना कि 7 बजे की डेडलाइन है और 7 बजे आपने ऑन स्क्रीन आना है। तो ऐसा कैसे मुश्किल और आसानी कितना कैसा रहा सफ़र बताएँ हमारे दर्शकों को?
बिल्कुल, पहले मैं बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी श्रुति आपका और बबली आपका। इतने खूबसूरत लोग जब साथ में हैं, तो सफ़र तो आसान हो ही जाता है। इतनी खूबसूरत मुस्कुराहटें जब साथ में हैं और और कहते हैं ना स्माइल इज़ कंटेजियस। देखिए आप हँस रही हैं और मेरे मुझ में ना खुद भी जी, मुस्कुराहट जी, बिल्कुल, आ रही है। बिल्कुल। एंड सबसे बड़ी बात वुमेन इमेंसिपेशन की अगर हम बात करें, वुमेन वर्ल्ड, हम तीनों महिलाएं इस शो में, इससे बड़ी Yes, क्या बात हो yes, सकती है yes, कि yes. आज Absolutely, absolutely. वाकई और उस पे भी सबसे बड़ी बात हमारे व्यूअर जो भी इतने हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो इतना लंबा साथ दिया उन्होंने हमारा। जब हम स्टेज पे होते हैं तो हमें एक वो नहीं रहता कि हम पर्दे से झांकते हैं कि कितने लोग आए हैं कितने और जब लोग हैं, लोग मेरा आए छानने को मन कर रहा है अभी। कितने लोग हैं? इतनी इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि हमारे साथ लोग आए हैं हमारे साथ। मैं सभी के नाम स्क्रीन पे डाल रही हूँ। हमारे साथ आभा है जो बैक स्टेज देख रही हैं, शी इज ऑलवेज देयर। हमारा जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, जब स्टार्टिंग हुआ तो आभा ने बहुत साथ दिया। हमारे साथ पंकज था, टीम जो बैक स्टेज टीम है वो हमारे साथ हमेशा साथ रही है। वीना मेहता जी आपके लिए लिखती है बबली बच्चा बहुत बहुत प्यार। वीना वीना जी मैम भी आपने है। मैम बिल्कुल मैम मैम नमस्कार मैम, आपको देख करके मतलब मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मन की आंखों से मैं आपको देख पा रही हूँ। शी इज माई मदर, शी इज अ मदर फॉर अस। क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैम जैसे हमें पढ़ाती थी, हमें माँ की कमी कभी महसूस नहीं होती थी। मैं उनको कह नहीं पाती थी, लेकिन आज आपके ये प्लेटफॉर्म का सहारा लेके मैं कहती हूँ कि माँ कैसी है आप, आपको बहुत मिस कर रही हूँ मैं, बहुत और ज्यादा। देखिए एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि आज हम तीनों ही माँ हैं, अपने अपने जिंदगी में माँ का किरदार यस निभा रही हैं बिल्कुल। और बेहतर के लिए निभा रही हैं। लेकिन जो हमारी माएँ हैं, सोचिए आज वो कितनी धन्य होंगी, हम कितने धन्य हैं अपने बच्चों को देखकर। मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी, सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग होती है ऊपर वाले की वो होती है माँ बनाने के। हम लोगों को जो हमारे जो बच्चे होते हैं, किड्स आर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स में मैं यही मानती हूँ हम सभी माओं के लिए। हमारा माँ बनना ही ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। मैं रश्मिधर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सुचित्रा जी हमारे साथ, आभा हमारे साथ बैक स्टेज है जो पूरी तरह से संभाल रही है। बहुत शुक्रिया आभा, शी इज ऑलवेज देयर, जिस तरह से मैंने कहा आपको। एंड मैं उसका भी दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी कि हमारे 200 एपिसोड्स में वो हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ी रही है। तो आभा बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बहुत छोटी है वो, शी इज हार्डली 22-23 बट शी इज ऑलवेज देयर। तो बस यही कहूंगी, जिस तरह से श्रुति ने मुझसे पूछा कि किस तरह से डेडलाइन की बात जो की, डेडलाइन वाकई आकाशवाणी वाकई हमें पंक्चुअल होना सिखा देती है कि हम कहीं भी पहुंचते हैं हम टाइम से पहले पहुंचते हैं। हमें धुक धुकी लगी रहती है कि हमारा कहीं ट्रांसमिशन का जो एक सेकंड भी मिस हो गया तो ब्लंडर हो जाता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। श्रुति जानती होंगी, श्रुति आकाशवाणी से भी वाबस्ता है, आप आकाशवाणी से वाबस्ता हो बबली। तो हम लोगों की जब रिहर्सल्स होती है तब भी हम 5 मिनट 10 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं। तो मैं एक इंसिडेंट सुनाना चाहूंगी। अभी सीजन 2 में ही मैं शो के लिए आ रही थी, मैं ऑफिस से निकली हूँ 6 बजे के करीब, नहीं मैं ऑफिस से 5 बजे निकली और मैं 5:30 से लेकर 6:30 तक मैं जाम में फंस गई और 7 बजे शो था। अभी सोचिए मेरी हालत क्या हुई उस वक्त। ये अभी रिसेंटली हुआ है। यो गॉड, इट वाज आई डोंट नो मैं क्या कहूँ आपको, बहुत बहुत मुश्किल था बट हो गया, कर लिया ऊपर वाले ने क्या मेहर क्या की। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि कार में ही लॉगिन करना पड़ा हो? वो डेंजरस है, वो बहुत ठीक डेंजरस है। है क्योंकि ये ड्राइव भी जब से ये कोरोना आया है, सब लोग ये कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं है करने के लिए, और देखिए जरा हमारी काजल की हालत, के वो भाग रही है इधर से उधर, इधर से उधर। जी, एंड जी। कितना मुझे लगता ट्रांजिट। है कोरोना पीरियड में सभी की क्रिएटिविटी को, तो चाहे वो कुकिंग में हो, चाहे वो यस थिएटर में हो, एक नए आयाम दिए हैं। चाहे वो बिल्कुल फैमिली का या साथ बैठना हो। तो कोरोना अपने आप में एक ब्लेसिंग भी रहा, बहुत बुरा रहा, बहुत बुरा रहा, लेकिन संबंधों को बनाने में, रिश्तों को बनाने में वो एक ब्लेसिंग रहा। जितनी वीडियो कॉलिंग कभी नहीं होती थी शायद कोरोना पीरियड में हुई, जितना हम लोग एग्जैक्ट। आपस में जुड़ पाए, जितने हम लोगों ने नई तकनीकों की खोज करी अपने आप को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, अपनी बातों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, वो शायद हमने पहले कभी नहीं की।
एंड श्रुति, एक चीज और भी है कि हमें जैसे काजल, हमें लगता था कि कहाँ भागे जा रहे हैं, कौन सी दौड़ है, कौन सी मंजिल है, कहाँ पहुंचना है। कोई पैसा कमाने की दौड़ में है, कोई स्टेटस में के लिए भागा फिर रहा है, कोई किसी चीज के लिए, किसी को प्रॉपर्टी, किसी को ये, किसी को मतलब आगे बढ़ना, आगे कहाँ कितना बढ़ना है। तो वो दौड़ का कोई लिमिट नहीं था, कुछ ये नहीं था कि इतना भागना है इतना। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमें रुकना था। तो शायद कोरोना का एक जो पॉजिटिव चीज है कि उसने हमें रोका और हमें खुद को समझने के लिए मौका दिया। सो जी मुझे लग रहा है ये जो चीज हम कोरोना में पॉजिटिव ले रहे हैं, मैं तो ले रही जी हूँ, क्योंकि खुद को समझने का मौका ही नहीं मिल पा रहा कि जी हम कहाँ क्या। और ये जो घर की जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको समझा कि ये जो है, ये मुझे, मैं इतने प्यारा सा ये चीज लेकर के आई हूँ अपनी मन पसंद का, लेकिन क्या ये चीज मुझे कुछ अगर होता है, क्या ये मुझे उठा के हॉस्पिटल ले जाएगी? जो हम इन चीजों के ऊपर इतना वो करते, तो ये एहसास हुआ कि मैं बोल पा रही हूँ आज तक। अच्छा, बबली जी एक चीज और मुझे बताइए, और काजल जी आपसे भी पूछना चाहूंगी कि क्या आपको इस पीरियड में आपने लेखन किया? क्या इस पीरियड में आपने अपने विचारों को पन्नों पे उकेरा? ये मैं आप मुझे, दोनों से ही पूछना चाहूंगी। मैं तो कह रही हूँ मेरे घर में पन्ने ही खत्म हो गए, इसलिए खत्म हो गए कि मैंने लिखा ही लिखा है। शायद इतना लिख दिया मैंने इन दिनों में। और काजल की मैं रोज कविताएं सुनती हूँ, मुझे पक्का विश्वास काजल ने भी बहुत लिखा होगा। मुझे लग रहा है कि ये तो दिन क्या करना था, नहीं तो लिखने वालों के लिए कलम ही थी जो हमारे हाथ में थी और हम लिखते गए। कलम ने बहुत साथ दिया, बहुत और ज्यादा। मैंने तो पढ़ा बहुत इस दौरान। मुझे लगा कि जो मेरी चीज छूट रही थी, पढ़ना, जो बहुत जरूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए, तो मैंने वो काम किया और उसको मैंने relish किया, दिल मैं से बताऊं relish आपको, मैं बताती हूँ आपको। मैं बचपन से लिख रही हूँ कविताएं। नाटक तो खैर मेरे स्टेज पे भी होते हैं, रेडियो में भी होते हैं, टेलीविजन के लिए भी जी, लिख चुकी हूँ, बहुत सारे सीरियल्स लिखे हैं टेलीविजन, दूरदर्शन के लिए। कविताएं मैं बचपन से लिख रही थी और वो जम्मू की काफी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होती रही थी। हम्म, लेकिन इस कोरोना पीरियड में मैंने उन सारी कविताओं को दोबारा से, जबकि हमारा ऑफिस तो कभी बंद नहीं हुआ क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में आता है, कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन जी वो जी थोड़ा सा बोझ जो होता है काम का वो थोड़ा सा कम हो गया। तो मैंने उन हाँ। सारी कविताओं को निकाला और पढ़ा दोबारा से, और मेरी वो पहली बार मैंने कविताएं मन कड़ा करके पब्लिशिंग के लिए दी। मैंने कभी मुझे लगता था कि मेरी पर्सनल है, मैं अपनी पर्सनल चीज क्यों दूं किसी को, मेरा मेरा कुछ अपना कोई और ले लेगा। मुझे सच में लगता था जैसे कोई बच्चा होता है वो कोई ले लेगा अगर पब्लिशिंग के लिए दूंगी। यस तो मुझे यस, ये हमेशा होता है। ऐसा लगता था मुझको सेम कि मेरा सेम, अपना मैं भी एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि क्या हुआ कि मैं बहुत सालों से, मैंने यूट्यूब चैनल तो बनाया हुआ था, लेकिन मैं उसमें वो फिल्म्स रखती थी जो मेरी कॉर्पोरेट के लिए होती थी या जिनका कॉपीराइट किसी और के पास होता था, बनाई मैंने है। तो मैंने कभी उन चीजों को पब्लिक नहीं किया। जब मैंने ये मैं आज पब्लिकली कहना चाहूंगी कि इसमें मुझे काजल जी आपने इंस्पायर किया, आप मेरी हिडन इंस्पिरेशन हो। मैंने देखा एक दिन के आपका यूट्यूब चैनल है, आप फेसबुक पर भी अपनी कविताओं को चाहे 4 पंक्तियां ही हैं पढ़कर सुनाती हैं, और बहुत अच्छा लगा। मैंने कंटिन्यूअसली काफी काफी दिन आपको मैंने फॉलो किया। उसके बाद वाह वाह। एक दिन मेरे मन में विचार आया, और बबली जी ये मैं बिल्कुल कहते हैं ना अक्षरशः सत्य बोल रही हूँ बिल्कुल। और एक दिन मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपना यूट्यूब चैनल एक्टिव करूं, और मैंने शायद आपसे डिस्कस भी किया था ये बात। और मैं हिंदी के लिए कुछ करना चाहती थी, तो मैंने सबसे पहले उड़ीसा की बहुत महान लेखिका हैं, पद्मश्री अवार्डेड हैं, डॉक्टर प्रतिभा राय जी। तो उनका द्रौपदी के इति खंड का वाचन किया। और उसके बाद मैंने रामधारी सिंह दिनकर जी की पश्चिमी रथी के आजकल मैं एपिसोड्स चला रही हूँ। तो ये एक नई क्रिएटिव, जैसे आपने कहा कि मैंने कविताएं पढ़ी और मैंने उनको बहुत टाइम से नहीं सोचती थी, जरूरी नहीं है पब्लिश कराना, और मैंने तो ऐसे ही मुझे लगा कि यूट्यूब चैनल मैं अपना इसको मैं करूं, गति दूं। और बिल्कुल ईश्वर की कृपा बिल्कुल से इस समय मैं 850 से ऊपर 2-3 महीने में मैं मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और लोग उसको पसंद कर रहे हैं।
आई बिल्कुल टोटली ऐसे एग्री विद यू श्रुति, आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि आप जो कुछ भी लिखते हो आपको लगता है कि ये आपका बच्चा है, एक तरह से आपने इसे पैदा किया है और आप इसे साथ, मैं तो बताऊं, मैंने जब पहला प्ले लिखा था तो मतलब कविता तो नहीं मैं साथ लेके सोई, लेकिन मैंने जिस दिन पहला प्ले लिखा था मैं सोई हूँ उसके साथ। मैं, मुझे लगा मैंने लिखा, ये मेरी चीजें, ये मेरी पर्सनल चीजें हैं, और मैंने कभी लोगों को बताया नहीं कि मैंने नाटक लिखे। और मैंने इतने नाटक लिख लिए, इतने नाटक, जब पब्लिश करने के लिए गई मैं, तो उन्होंने कहा कि मैम ये तो आपने बहुत पहले लिखा हुआ, आपने पब्लिश क्यों नहीं करवाया इसको? तो मैंने उनको कहा कि जब तक ये मेरे पास था तो ये मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरी यही प्रॉपर्टी है, मेरी किताबें, यस मेरी लेखनी। यस तो अब यस जब मुझे लगता कि मैं ये जब दूसरों को दे दूंगी तो ये दूसरों की हो जाएगी, तो यस इसीलिए मैंने जब एग्जैक्टली तक संभाल सकी मैंने संभाला। तो हाँ। ये होता है प्यार, ये अपनी लेखनी के साथ प्यार होता है। अभी मैं तो इसी सुचित्रा जी का कमेंट जो अभी सुपर हुआ था वो मैं पढ़ रही थी, और उन्होंने लिखा है कि पढ़ना और लिखना मेरी शख्सियत का भी हिस्सा रहा है। और सुचित्रा जी तो खुद ही सबकी आइडियल रही हैं, और बहुत मैंने तो उनका जो एक जो रेडियो पर उनकी शख्सियत है वो किसी वाकई अमिताभ बच्चन से कम नहीं है। वाकई और वाकई मैंने उनको बहुत मैंने उनसे एक एकलव्य की तरह मैंने भी सीखा है। मैं भी काजल आपके प्लेटफॉर्म से ही सुचित्रा मैम को सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने आपके सारे, ऑलमोस्ट सारे शोज में वो प्रेजेंट रही हैं। और मैं हाँ, ये बड़ी सुचित्रा बात जी है। मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में शायद दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज था, तो किसी जजमेंट के लिए बच्चों को किसी को सिलेक्ट करना था, हमने तो हमें बुलाया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो तब मैं उनसे मिली थी, और वो क्या शख्सियत है। और फिर राजेंद्र नाथ जी के प्लेस में उनको देखा, और वो मतलब शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी। एंड मैम नमस्कार, बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट सुनती हूँ। और अच्छा। काजल को तो बहुत गर्व महसूस होना चाहिए कि सुचित्रा जी हमेशा उनके साथ सुचित्रा जी बहुत। हमेशा साथ रही हैं, हमेशा शो में। डॉक्टर सरला मेहता जो बाय प्रोफेशन से ना, शी इज अ गायनोकोलॉजिस्ट, बट ओह आकाशवाणी के ग्रेट। नाटकों से जुड़ी हुई हैं वो। शी रंगकर्मी है, एक अलग प्रोफेशन, मेडिकल का, मेडिसिन का अलग प्रोफेशन। शी इज डॉक्टर, लेकिन आर्ट की फील्ड से उसी पैशन के साथ जुड़ी हुई हैं। और उन्होंने, मैं आई एम फीलिंग सो प्राउड कि सुचित्रा जी हो गई, अशोक भौमिक जी हो गई, सरला जी हो गई, बहुत सारे हमारे इतने एस्टीम्ड व्यूअर्स हैं जिन्होंने एक भी शो मिस नहीं किया। 200 के 200 शोज उन्होंने साथ रहे, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माय जो हमारे व्यूअर्स हैं। आई थिंक दिल से शुक्रिया, दिल से। लेकिन काजल जी एक चीज आज व्यूअर्स मिस कर रहे हैं, जो मैं तो एटलीस्ट नहीं मिस करना चाहती। आप मीठा तो बोलती हैं, गाती बहुत मीठा है, और अगर गाने में अगर आपकी लोक धुन डोगरी या पंजाबी या इस तरह का कोई अगर हो जाए तो क्या कहने हैं आपकी मजा आ मिठास जाएगा, की। मजा आ जाएगा। तो क्यों ना थोड़ा सा मिठास भी बिखेरी जाए शख्सियत के इस मंच पर, और कुछ गुनगुनाइए ना। आज मैं सोच रही थी मैं अपनी कुछ एक कविता सुनाऊं जो मेरी किताब आने वाली है उसमें से। हाँ लेकिन बिल्कुल। आपने प्लीज, आपने कहा है तो मैं लेकिन एक डोगरी की 2 लाइन जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि डोगरी मेरी अपनी हाँ लैंग्वेज। और आज 21 फरवरी है, मातृभाषा दिवस है आज। ओ मातृभाषा बिल्कुल। आज दिवस के माँ, रूप में आज का दिन अ, जी मनाया जाता है। तो मेरी हाँ डोगरी भाषा है, मेरी सबको बहुत बहुत मातृभाषा है। बधाई हो, सबको हाँ, बधाई। सबको बधाई। सब बहुत बहुत हम बधाई। हमारी हमारी मातृ जो हैं, हमारी माएं जो हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। सैल्यूट है। हाँ। तो उसके लिए आप लोगों को अपने थोड़े माइक ऑफ करने होंगे, नहीं तो मेरी आवाज बहुत खराब, तो क्योंकि रियाज नहीं है, रियाज नहीं है अरे मेरे नहीं, पास। कोई बात नहीं। जी, तो मैं 2 लाइन सुनाती हूँ जो मैं अक्सर वो गाती हूँ। मेरा फेवरेट है, जम्मू का फोक है ये, टिपिकल, और हमेशा मैंने बहुत बार गाया है। तो मैं उसी की 2 लाइन फिर से गुनगुनाना चाहूंगी। आ आ आ
चन माड़ा चढ़िया ऊपर बसोलिया, चन माड़ा चढ़िया ऊपर बसोलिया, बनी जाया पखरू ते मिली जाया चोरिया, बनी जाया पखरू ते मिली जाया चोरिया, मिलना जरूर मेरी जान हो, बड़ा के बसोस मेरी जान हो, आ, आ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत 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 खूबसूरत। वाह वाह बहुत वाह, शुक्रिया। क्या बात, मुझे मैं पहाड़ों में पहुंच गई थी। वाह, मैं यहाँ बताऊं, मैं बबली से भी सुनूंगी और श्रुति मैं आपसे भी सुनूंगी। बनता तो नहीं, है, अगर मैंने गाया तो आपको भी गाना पड़ेगा। बिल्कुल गाएंगे, लेकिन लेकिन पहले मेरी मेरी तमन्ना है, आज मेरी तमन्ना पूरी की जाए। पहले बबली जी से उनका वो क्रिएशन सुना जाए जिसको लेकर वो सारी रात सो नहीं पाई, जिसको अपने से चिपका कर सोई। जी अरे आप बबली। लोग इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग और इतनी महान शख्सियतें हैं, और श्रुति जी, आप, काजल, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं लिखा मैंने ज्यादा खास, लेकिन बस वही जो श्रुति जी में जो आप कहती हैं कि वो जो मन के भाव आते हैं, जो जी अंदर उथल पुथल मचा देते हैं, जो अंदर टिक नहीं पाते, जो उछल कूद के बाहर आते हैं, बस बाहर उनको आता लगा देती हूँ। है। जी क्योंकि जी। वो छलकता है ना जब अंदर से, तो फिर छलक के तो बाहर ही टपकता है। और छलकता तभी है जब भर जाता है। भर जाता है। तो आज कहते हैं, आज मातृभाषा मेरी जो है वो पंजाबी है, और जी मैं अगर अपनी मातृभाषा में कुछ ना सुनाऊंगी तो फिर कहते हैं कि अपनी माँ को भूल जाने वाली बात होती है, और कोई नहीं, शख्स मुझे लगता है माँ को नहीं भूल सकते। जी तो बिल्कुल सुनाओ जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। मैं जी जड़ी हुन नवी लिखी थी मैंने, और वो मुझे पता नहीं है कि कितने लोग हाँ पंजाबी समझ पाएंगे और कितने लोग नहीं, लेकिन पंजाबी एक ऐसी भाषा है कि अगर लोग भांगड़े के साथ भांगड़ा करके डांस कर लेते हैं तो मुझे लग रहा है कविता भी समझ पाएंगे। जी एंड सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ, और हाँ एक छोटी सी कविता जो कि मैंने एक औरत के लिए ही लिखी, एक माँ के लिए ही लिखी है, कि जी जी माँ जो है उसकी कभी छुट्टी नहीं मिलती, जैसे कि बहुत लिखने में आता है कि माँ की जी कभी छुट्टी नहीं होती है। माँ हमेशा अपने आप को ढूंढती रहती है, चाहे माँ, बहन, बहू, बेटी कोई भी हो, वो हमेशा गुम रहती है। सब कुछ हम्म, ध्यान में रखने के बावजूद भी वो कहीं हाँ गुम रहती है। तो वो मेरी कविता का नाम है गुआची मैं। गुआची मैं मतलब आई एम लॉस्ट। मैं सबकी चीजें संभाल संभाल के रखती हूँ और देती हूँ, बट आई एम लॉस्ट। मैं गवाची। मैं गवाची कविता का नाम है। राह पुल गई, राह पुल गई, गली पुल गई, राह पुल गई, गली पुल गई, मैनू याद दिला मेरे रब्बा, मेरी याद किथे डुल गई। राह पुल गई, गली पुल गई, मैनू याद दवा मेरे रब्बा, मेरी याद किथे डुल गई। मैं किवें गवाच गई, मैं किवें गवाच गई, कदे शहरां विच, कदे बाजारां विच, बेतरतीबे उजाड़ां विच, उमरां तो लंबे पहाड़ां विच, कदे शहरां विच, बाजारां विच, बेतरतीबे उजाड़ां विच, उमरां तो लंबे पहाड़ां विच, कदे मगदी रही, कदे मग, जैसे अंगीठी मगती है ना, कदे मगदी रही, मैं जगदी रही, कदे मगदी रही, मैं जगदी रही, यादां नू बन के पल्ले मैं, यादां नू बन के पल्ले मैं, कानू अपने आप नू ठगदी रही। मैं लीकां विच, लीकां मतलब लाइंस, मैं लीकां विच कई रंगां विच, मैं लीकां विच कई रंगां विच,
मैं टुटियां हरियां वंगा चूड़ियां, मैं लीका विच कई रंगा विच, मैं टुटियां हरियां वंगा विच, बूहा ढोया सी, बूहा ढोया सी, दिल रोया सी, बूहा ढोया सी, दिल रोया सी, जद ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਗਈ ਮੈਂ, ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਗਈ ਮੈਂ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਗਈ ਮੈਂ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਗਈ ਮੈਂ ਵਸਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਰਹੀ, ਵਸਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਰਹੀ, ਹੋਏ ਢਿੱਲੇ ਵਾਣ ਨੂੰ, वाण मतलब जो चारपाई का वाण होता है ना, कि मैं हसदी रही, मैं वसदी रही, होए ढिल्ले वाण नू कसदी रही, हुण शिकवे ना शिकायत ना, हुण शिकवे ना शिकायत ना, छड़ चिंता रोज मैं फबदी रही, छड़ चिंता रोज मैं फबदी रही, मैं विचों मैनू लभदी रही, मैं विचों मैनू लभदी रही। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत, खूबसूरत, बहुत बहुत, खूबसूरत। वाह, बेजोड़ वाह, है। और ये जो ख्याल है, ये जो अपने आप को प्रस्तुत करने का जो तरीका है, बहुत खूबसूरत, बहुत वाकई, खूबसूरत। और मुझे लगता है कि ये तन्हा जब हम होते हैं ना, तो अपने आप को खोजते जरूर हैं। और वाकई, हर व्यक्ति अगर दिन में कुछ समय तन्हाई में बिताए, तो उसकी शख्सियत तो शख्सियत में आने लायक वैसे ही हो जाए। खुद से बातें करना बहुत ज़रूरी है, खुद से एग्जैक्टली, बातें करना बहुत ज़रूरी बहुत है। जरूरी है। एक शेयर मैं तो काजल के लिए बोलूंगी, काजल ने ये जो प्रोग्राम हाँ, जो 200 एपिसोड जो बनाए हैं काजल ने, कि हर एक शख्सियत को बुलाना, उसके बारे में पूरी डिटेल, एक दूसरी शख्सियत आएगी, फिर तीसरी आएगी, चौथी, और इस तरह से 200 लोगों को बुला करके किसी शख्स उनकी बचपन तक उनको ले जाना और उनको ये एहसास दिलाना कि तुम कुछ हो, कि तुम बहुत खास हो, तुम इतने खास हो कि हम सब तुम्हें सुनना चाहते हैं, और इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, संभालना, और अपने गेस्ट का भी ख्याल रखना और उनका भी ख्याल रखना। सैल्यूट टू यू। और मैं ये कहूंगी कि काजल सबको जी, ये, काजल ये कहने की कोशिश कर रही है कि मैं उन सारे पलों को समेटने की कोशिश में हूँ, मैं उन सारे पलों को समेटने की कोशिश में हूँ, जो कभी तुमने अपनी बेफिक्री में यूं ही बिखेर दिए होंगे। आहा, वाह, क्या मैं उन बात। सारे पलों को समेटने की कोशिश में हूँ, जो कभी तुमने अपनी बेफिक्री में बस यूं ही बिखेर दिए होंगे। तो क्या थैंक यू बात। वेरी मच वल्लाह, काजल, कि वल्लाह, हम वल्लाह, आपने ये बहुत हमें बहुत खूबसूरत। पलों को समेटने का मौका देना, ये बहुत बड़ी बात बहुत होती है। बहुत बहुत खूबसूरत, कहने को बहुत लोग कह देते हैं कि ये करना, ये चीज को करना 200 एपिसोड, इट्स नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी इजी। ये कहने में बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, और जी, आपने बहुत। कर दिखाया। थैंक यू, यस। बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों की बदौलत मेरे साथ आप सब लोग खड़े थे, मेरे दोस्त खड़े थे, आप सब खड़े थे, व्यूअर्स खड़े थे, तो बहुत शुक्रिया सभी का। और अब श्रुति, ओ आप आपको नहीं जाने देंगे। देखिए, मातृभाषा तो मेरी पंजाबी है, लेकिन मैं ब्रज में पली बड़ी हुई हूँ, और ब्रज की माटी से मैंने रोज स्नान किया है, ब्रज की रज में लोटपोट हुई हूँ। तो पता नहीं क्यों ब्रज मेरे अंतर मन में है, और ब्रज भाषा को मैं अ, मैं आपको यहाँ रोकूंगी, क्योंकि बबली ने सबसे पहले कहा था कि ब्रज में हम उनसे जरूर सुनेंगे, और बबली जी की हाँ, बात बिल्कुल पूरी मुझे हो लगा गई ब्रज है। ब्रज भाषा में ही सुनेंगे। तो मैं उस वक्त पर आती हूँ, अभी बसंत पंचमी होकर गई है, और बसंत पंचमी से ब्रज में होली का पहला डांडा रख दिया जाता है। डांडा मतलब जब जो होली जलाई जाती है, तो उसके लिए डांडे इकट्ठे किए जाते हैं ना, लकड़ी इकट्ठी की जाती है, तो वो लकड़ी जो पहली लकड़ी होती है, वो चौराहे पर वो बसंत पंचमी को रखी जाती है। तो वाह वाह। बसंत पंचमी से जो होली आरंभ होती है, वो 40 दिन तक होली के बाद भी चलती रहती है, और बहुत बड़ा एक
उत्सव है, ब्रज का उत्सव है, ब्रज की पहचान है होली। तो मुझे अनायास ही लगा कि सोच के तो मैं कुछ और बैठी थी, पर मुझे लगा कि चलो होली गाते हैं आज थोड़ी सी। तो एक होली मुझे अभी 2 ही पंक्तियां याद हैं उसकी लोकगीत की, और मैं गाना चाहूंगी। नैनन में मोहे गारी दई, पिचकारी दई, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए। नैनन में मोहे गारी दई, पिचकारी दई, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए। चौर लंगर लंगराई मुसोकीनी, चौरे लंगर लंगराई मुसोकीनी, केसर कीच कपोलन दीनी, लिए ग्वाल ठाड़ो ठाड़ो मुस्काए, ठाड़ो ठाड़ो मुस्काए, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए। अरे वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ब्रिज में ले गए और होली खेलने लगे हम भी। जी क्या जी। बात। और मैं तो आप सभी को, सभी व्यूअर्स को भी आमंत्रित करूंगी, आओ कभी ब्रज में। श्रुति जी, अगर आपका ये गीत ये आपका ये गीत सुनने के बाद अगर मैं राधे राधे ना कहूँ तो ये अधूरा रह जाए। जय श्री राधे। वाकई वाकई, जय श्री राधे। राधे तो हम सभी के अंतर मन में विराजमान है, और हम न जाने दिन में कितनी बार राधे के न जाने कौन से अंश को हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। वाह वाह, बहुत 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 होली। एंड एक बात है कि मैं काजल को रोज देखती हूँ, बहुत प्यारी सी सुंदर सी लड़की, और यूं गाल फुला फुला के हंसना, और सब हमेशा हंसते रहना। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि 1 घंटा ये लड़की ऐसी रहती है, एक बार तो मुंह थका होगा इसका, पर नहीं, ऐसे ही रहती है। मैं सुनना चाहती हूँ कि प्यारी सी लड़की का वो पहला स्टेप जब उसने थिएटर में रखा, वो टाइम कौन सा था? आई जस्ट वांट टू नो। आप काजल ने हमेशा सबसे सुना कि आपने कैसे करी शुरुआत, मैं ये सुनना चाहती हूँ, है ना श्रुति? मुझे लग रहा है आप एग्री करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट बताएं, क्योंकि काजल 1000% एग्री करती हूँ आपसे। मैं सबसे पहले तो बबली, इतनी खूबसूरत बात स्माइल के लिए जो आपने कहा, मैं ऐसे ही रहती हूँ। मुझे ऑफिस में श्रुति जी ने भी देखा है कि मैं हंसती ही रहती हूँ, शायद मेरा नहीं नेचर में है। कॉन्टेजियस है, स्माइल इज कॉन्टेजियस। हाँ, और आप तो यू आर बॉर्न विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। थैंक यू, थैंक यू। और बबली जी, आपका जो सवाल है, मैंने पहले भी 1-2 बार बताया था इस बारे में कि मेरे मम्मी पापा दोनों थिएटर से हैं, मम्मी भी और पापा भी। और पापा को जम्मू कश्मीर में भीष्म पितामह कहा जाता है, रंगमंच का। और जम्मू कश्मीर में जो लेजेंड्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनका एक गवर्नमेंट ने उनकी गैलरी बनाई है, उसमें पापा भी हैं। तो बहुत सारे वेल नोन जो थिएटरिस्ट हैं वो पापा को गुरु मानते हैं, और मेरे तो खैर वो गुरु थे ही। तो मैं शायद 3 साल की थी, कश्मीर में हम लोग रहते थे, मेरा बचपन वहीं गुजरा है। और मम्मी कश्मीर से हैं, पापा जम्मू से हैं, तो मेरी स्कूलिंग वगैरह सब कश्मीर से हुई है, मेरा बर्थ प्लेस भी कश्मीर ही है। तो मैं 3 साल की हुई होंगी, पापा एक प्ले कर रहे थे दूरदर्शन के लिए, डोगरी प्ले। तो उसमें उनको एक छोटे बच्चे की जरूरत थी, तब मैं स्टेज पे नहीं थी। तो एक दूरदर्शन में मेरी एंट्री हुई है, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर पे मेरी एंट्री हुई। 3 साल के बच्चे का कैरेक्टर था, तो वो क्या बोलेगा जो भी था उसमें मैं थी। उसके 2-3 साल के बाद फिर मेरी जो प्रॉपर एक बच्चे का बाल कलाकार के रूप में, टैगोर हॉल है कश्मीर में ऑडिटोरियम, वहां से मेरी शुरुआत हुई बचपन के बच्चों के कला करते हुए। फिर रेडियो पे बाल कलाकार के रूप में काम किया, टेलीविजन पे तो खैर शुरुआत हो ही चुकी थी। तो बस ये सिलसिला चलता रहा। बहुत मतलब है ना कि बहुत बच्चा, मुझे लगता है कि ये बचपन से ही काजल ने शुरू किया होगा चीज। नहीं, और बबली जी, मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर में पहले तो जिस समय मैंने काम किया उस समय, और जहां मैंने काम किया, मथुरा में काम किया, वहां तो लड़कियों का काम करना बिल्कुल अच्छा ही नहीं समझते थे। और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे पेरेंट्स की और मेरे
गुरु जो आज नहीं है, संदीपन विमलकांत नागर जी, और उनकी स्मृति में अभी वृंदावन में 26 और 27 फरवरी को एक संदीपोत्सव मनाया जा रहा है, फिल्म फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसमें ब्रजभाषा की फिल्में भी दिखाई जाएंगी। तो उन्होंने जो हमें आगे बढ़ाया, तो आई एम श्योर कि आपको भी जब जैसे जैसे आप युवा हुई, आपको भी इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, मैं आई एम श्योर। लेकिन आपने जिस मुस्कुराहट के साथ थिएटर में नए मानदंड स्थापित किए, एक लड़कियों, मैं समझती हूँ आपने अवार्ड्स की झड़ी लगा दी। मतलब फिंगर टिप्स पे तो हम गिन नहीं सकते उन अवार्ड्स को। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी प्रेरणा है बाकी सभी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, युवा लड़कियों के लिए, जो आज रंगमंच में अपना करियर बना रही हैं, ढूंढ रही हैं। ये एक बड़ी बात है। और काजल, आपका मतलब आपने इतना थिएटर किया है और थिएटर कर रही हैं, और मैं जैसे आप पूछती हैं सबसे कि आपकी कोई फेवरेट स्पीच तो होगी जिससे आपने बार बार कभी चपातियां बनाते भी बोला होगा, और कभी इधर उधर जाते कुछ भी कर होता है ना, आपकी बहुत ही फेवरेट स्पीच होती है। तो मुझे मैं सुनना चाहती हूँ अगर आपको वो याद हो तो। आपका एक करीबी, आपके दिल के करीबी प्ले भी बहुत बढ़िया रहा है, हब्बा खातून भी आपका बहुत हब्बा खातून तो मैंने लिखा था और वो हमने अभी शोज किए हैं उसके। एक बहुत ही करीब, बहुत सारे नाटक किए, मम्मी के साथ बहुत किया, पापा के साथ बहुत किए नाटक। दूरदर्शन पे जितने सीरियल्स किए पापा के साथ ही किए, बहुत सारे, आई थिंक मैंने 450 के करीब दूरदर्शन में सीरियल किए हैं, जेएन के दूरदर्शन में, और जिसमें से मैंने बहुत सारे सीरियल्स खुद प्रोड्यूस किए। आई वाज एम्पेनल प्रोड्यूसर फॉर दूरदर्शन, तो मैंने बहुत सारे सीरियल्स, टीवी सीरियल्स प्रोड्यूस किए दूरदर्शन के लिए, टेलीफिल्म्स बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। डॉक्यूमेंट्रीज के लिए तो मुझे अवार्ड भी मिला था। एंड आई वाज ओनली फीमेल जर्नलिस्ट ऑफ जेएनके इन फ्रीलांस कैटेगरी, जिसको जेएनके गवर्नमेंट ने फ्रीलांस एक्रीडिटेशन कार्ड होता है एक, वो नहीं मिला था उससे पहले किसी को, वो मुझे मिला था। जम्मू में बहुत सारी चीजें जो फर्स्ट टाइम मुझे ही हुई हैं, जैसे मुझे 8 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेएनके गवर्नमेंट ने दिया है, वो भी अभी तक मैं ही हूँ। और एक्रीडेशन कार्ड का मैंने आपको बात बताया। आई वाज जर्नलिस्ट बिफोर ज्वाइनिंग, आई वाज एम्पेनल प्रोड्यूसर बिफोर ज्वाइनिंग ऑल इंडिया रेडियो। उसके बाद मैंने फिर जब ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया, तो फिर तो खैर मैंने वो सब चीजें हट गई, लेकिन लिखना मेरा नहीं छूटा, क्योंकि मेरे पापा राइटर रहे हैं और उनकी राइटिंग पे, वो उर्दू में लिखते थे, उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स, बहुत सारे नाटक लिखे, उनकी राइटिंग्स पे जम्मू यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर डूइंग रिसर्च, पीएचडी कर रहे हैं पापा की राइटिंग पे। तो पापा अपने आप को कमरे में बंद कर देते थे। तो मैं स्पीच तो नहीं, लेकिन ये बात जरूर कहूंगी कि मैं अपना, मेरा जो लिखने का सफर है वो कैसे शुरू हुआ। मैं छोटी थी, मैं आकाशवाणी के लिए लिखा करती थी, क्योंकि पापा तो बहुत प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं जेएनके के, तो मैं आकाशवाणी के लिए लिखा करती थी बहुत बचपन से। 8th या 9th क्लास की मुझे बात याद है कि हम लोग कहीं गए थे, जैसे स्कूल के बच्चों को ले जाते हैं घूमने के लिए, तो शिव खोड़ी जम्मू में एक बहुत खूबसूरत जगह है, तो हम लोग तो वहां से आके पापा ने कहा कि तुमने जो लिखा पढ़ा है उसको लिखो। छुटपुट छुटपुट वर्ड्स तो मैं लिखती थी, तो मैंने उसको लिखा, फिर पापा ने उसको ठीक कराया, फिर वो रेडियो में हुआ। 8th में मैंने रेडियो में वार्ता जो कहते हैं बच्चों के प्रोग्राम में, वो किया। उसके बाद मैंने अब्दुल हमीद जो थे उन पे लिखा, कश्मीर से ही थे, उनका सभी जानते हैं उनके बारे में। तो इस तरह से मेरा लिखने का सफर शुरू हुआ। तो स्पीच नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं पापा की जो मैं अपने जहन में कुछ भी कर रही होती हूँ, ही इज ऑलवेज देयर एट द बैक ऑफ माय माइंड, बिकॉज वो उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। मुझे याद है कि जम्मू में हम ना यूनिवर्सिटी में थी, तो हम लोगों को, आई वाज डूइंग एमएससी चाइल्ड साइकोलॉजी, तो टाइम नहीं होता था, बिकॉज हम लोगों को मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके पढ़ना पड़ता था, और हमें लगता था कि हमारे पास 24 घंटे भी बहुत कम है पढ़ाई के लिए। तो ऐसे में थिएटर कैसे करें, थिएटर तो छूटेगा ही नहीं, क्योंकि वो शुरू से हम लोगों का था। तो आई वाज जनरल सेक्रेटरी ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी कल्चर की। तो हम लोग क्या करते थे, सुबह 5 बजे, जबकि जम्मू में बहुत ठंड होती है, हम लोगों का पूरा ग्रुप, शिवाजी कल्चरल सोसाइटी थी हमारी, हम सुबह 5 बजे, वहां एक बिल्लू मंदिर है जम्मू में, आधा आधा घंटा 1 घंटा वहां पहुंचने में लगता था। हम वहां सुबह जाते थे, सुबह 5 बजे जाके उस पूरा हॉल, मंदिर का हॉल झाड़ू पोछा करके, धूप वूप जला के हम वहां पे रिहर्सल्स करते थे 8:30 तक। 8:30 के बाद हम यूनिवर्सिटी जाते थे, फिर वहां पे 6-7 बज जाते थे। तो ये हमारी रूटीन रही है, और उसमें पापा वाज ऑलवेज देयर कि तुम करो, मम्मी भी हमेशा साथ रही, तुम करो। मैंने जो अपने सीरियल के दूरदर्शन के, मेरा ये बिल्कुल रहता था कि मैं जो लिखूंगी पहले पापा उसको जरूर
बताएंगे, और जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, हमारे जे.एंड.के की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू है। तो पापा से मैंने उर्दू की अगर मैं बात करूं तो मैंने पापा से सीखे लफ्ज, मैंने पापा से सीखे। जो हम बहुत छोटे थे, सेकंड या थर्ड में थे, तो मम्मी अमर चित्र कथाएं ला ला के देती थी कि ये तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी है अमर चित्र कथाएं। तो वो हम पढ़ते थे। और उसके बाद मम्मी संस्कृत नाटक बहुत करती थी, मम्मी ने बहुत संस्कृत नाटक किए हैं, चाहे वो अभिज्ञान शकुंतलम हो या मृच्छकटिकम हो या स्वप्न वासुदेवता हो। तो मम्मी कहती थी, मम्मी का जो बुक, जो नाटक की किताबें होती थी संस्कृत में मम्मी करती थी, लेकिन उसको अनुवाद साथ ही किताब के होता था। मम्मी कहती थी ये पढ़ो तुम, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं बैक ऑफ, मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, जो मुझे ट्रेनिंग मिली मुझे मम्मी पापा से ही ट्रेनिंग मिली। और फिर उसके बाद काम करके कर करके बस यही है। इसीलिए तो कहा जाता है कि पहले गुरु जो होते हैं वो माता पिता ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 ही प्यारी जर्नी है जी। बबली जी, उसके बाद मैं यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगी कि आकाशवाणी जब मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने आकाशवाणी में 2001 में मैंने उस पे जो श्रीनगर की सूफी सेट थी, फर्स्ट सूफी सेट ऑफ कश्मीर ललितेश्वरी, इस पे फीचर बनाया। तो नेशनल इंटीग्रेशन एक अवार्ड होता है, आकाशवाणी एनुअल अवार्ड, उसमें मुझे फिर उन्होंने अवार्ड दिया। और अभी जम्मू में मुझे ये मेरे लिए, चाहे जितने भी अवार्ड्स आपको मिले, लेकिन एक अवार्ड बहुत आपके दिल के करीब होता है, जो आपको अपनी मिट्टी से मिलता है। तो अभी जो मुझे अवार्ड मिला वो संध्या है जम्मू में, उनका अपना, वो शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने मुझे महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान दिया, जिसमें पद्मश्री है जम्मू के, उनको ये सम्मान दिया गया। तो आई वॉज ऑलवेज देयर, आई वॉज ऑल्सो देयर, जिन्होंने, जो संध्या ने मुझे देखा और उन्होंने मेरी सारी चीजें देखी, एंड उनकी जो संस्था है उन्होंने मुझे ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ये अभी मुझे इस साल लास्ट ईयर मिला है 2020। देखिए, जो हर शख्सियत को कुरेदती हैं उनके व्यक्तित्व को कुरेदती हैं। आज उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी बातें हमें पता चल रही हैं। और अगर हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कुछ भी, तो वो अपना सवाल हमें लिखकर बता सकते हैं और हम पढ़कर आपसे पूछ सकते हैं। बबली जी, आपसे एक बात जानना चाहूंगी, आपने तो नेशनल इंटरनेशनल कई प्रोजेक्ट्स किए हैं जी, ऐसा कोई यादगार प्रोजेक्ट आपका रहा हो जो आप शेयर करना चाहती हैं हम सभी से? मेरे यादगार तो बहुत सारे हैं, मतलब इतने सारे कि मैं चाहती हूँ कि कुछ लिख लूं उसमें। और एक मैं जरूर कहूंगी कि मैं शो कर रही थी इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में शो था, सुरेश भारद्वाज जी का प्ले था, और अगले साल। और अगले साल में दिस प्ले वाज अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर ये प्ले था। और तो मैं जो रोल कर रही थी वो एक दूसरी औरत का रोल कर रही थी। तो मुझे, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि पता नहीं एक नेगेटिव सी छाप लग जाएगी आपके ऊपर, तो लेकिन कैरेक्टर तो है, चलिए देखते हैं करके। तो उसमें 2 ही कैरेक्टर थे तो उस कैरेक्टर को जब मैंने किया तो उसमें ये था कि वो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में स्कैंडल हो जाता है, वो लड़की और सर के, और उसके बाद उसको कॉलेज छोड़ देती है। तो 5 साल के बाद वो लोग दोबारा किसी जगह पर मिलते, अचानक मिल जाते हैं, जिसमें कोई धार्मिक जगह पर। तो फिर वो ऐसे 5 साल के बाद मिलना शुरू कर देते हैं, 5-5 साल के बाद तो फिर आना, मतलब हाँ मिलते तो वो हर साल में है, लेकिन उनको दिखाया 5-5। तो बाद में दिखाया जाता है उसमें कि वो जो उसका जो आती है, वो जो लेडी, और वो जो उसने रोल, जो उसका कहने का मतलब है कि वो जो आती है वो कोई मस्ती या इस चीज की नहीं है। उसका ये है कि ये जो शख्स मुझे पहले मिला था तब की बात अलग है, और जब ये मिला है, ये मैरिड है, इसके बच्चे हैं, मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं। तो वो दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं, वो अपनी कहानियां सुनाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ घर में, उसके साथ ऐसा हुआ। तो वो एक तरह से एक दोस्ती जो बीच में बिल्ड हो जाती है। तो वो रोल मैंने किया और इलाहाबाद में शो कर रही थी, तो वो इतना लोगों ने पसंद किया कि लोगों ने ये, मतलब एक बहुत बूढ़े शख्स आए, इतने बूढ़े कि मतलब बड़ी मुश्किल से वो स्टेज पर चढ़े, और उन्होंने मेरे ना ऐसे झुक गए मेरे कदमों पे। तो मैं एकदम डर गई, मुझे लगा ये मैं मुझे कि बाप की हम नजरें नहीं झुका सकते, ये तो बाप के भी बाप लग रहे हैं, दादा, हमारे परदादा टाइप के। तो मतलब इनको मैं कैसे, तो मैंने उनको एकदम, मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा पूजा, मेरा नाम उसमें पूजा था। तो उन्होंने मुझे कहा पूजा, एक पूजा मेरे लिए भी ढूंढ दो।
तो मुझे एकदम, मैं एकदम से ऐसे हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने जो ये जो रोल किया है जिस तरह से, क्योंकि वो बूढ़ा होने तक, जिसमें मैं मेकअप भी नहीं करती, वो मेकअप नहीं करती थी मैं, और उसमें बिना मेकअप के, क्योंकि मैं नसीर भाई नसीरुद्दीन शाह जी की क्लासेस करी हुई, तो वो हमें सिखाते थे कि कैसे आपने बिना मेकअप के, कैसे आप अपने जो मसल्स, चेहरे के जो मसल्स, कैसे उनको बूढ़ा कर लेना है, कैसे आपकी उंगलियां, ये आपकी शरीर कैसे जो है वेट, क्या आप एकदम हल्के फुल्के होते हैं जब आप यंग होते हैं, और जैसे ही आप वो हो जाते हैं एकदम से अपना बॉडी छोड़ देते हैं। तो उस तरह से मैंने कोशिश करी थी उस नाटक में। एक एक और बात जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी बबली जी कि जैसे आपने मुझे बताया ना कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ये सब, मुझे लगता है प्रेम वो भाव है जिसमें सुबह एक पन्ना लिखना शुरू होता है और रात तक बिना कुछ लिखे भर जाता है वो। तो भर जाता है और हर दिन नया पन्ना लिखा जाता है। तो हर दम। प्रेम प्रेम है, जी, उसके लिए ये नाम देना कि पोस्ट मैरिटल अफेयर, और यह प्रेम एक एक ऐसा भाव है जो जिसका ना आदि है ना अंत है। या वो तो एक इतना गहरा समंदर है जिसमें बस गोते लगाते जाओ। हाँ, हाँ। नहीं, तो उसमें बहुत अच्छी एक औरत की दास्तां ये सुनाई थी कि मैं, ये दिस इज लाइक अ खिलौना, मेरे लिए ये खिलौना, मैं खेलती हूँ, मैं और आती हूँ काजल अपनी जी बातें को बताती हूँ, और मेरे को सब कुछ घर में मिल रहा है, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आई और एम हैप्पी विद व्हाट आई एम काजल जी को अपना रिसेंट प्रोडक्शन बर्फ के फूल याद आ रहा होगा। बर्फ के फूल। डूइंग। कौन सा? वाकई बर्फ के फूल। जया जादवानी जी का लिखा हुआ वो जी कितना जी, खूबसूरत लिखा है उन्होंने। खूबसूरत लेक, खूबसूरत। मैं लेकिन यहाँ पे ये चाहूंगी श्रुति आपसे कि आपकी जी फिल्म को भी अभी इंटरनेशनल अवार्ड मिला है फिल्म फेस्टिवल में, तो जी आपको भी जी जी। बताना पड़ेगा सबको। आपको, और आपको भी अवार्ड मिला है। जी जी जी। बस मैं तो क्या बताऊं कि फिल्म को अवार्ड मिलने की जितनी खुशी है उससे कहीं ज्यादा दुख संदीपन भाई के जाने का है। तो ये उनके लास्ट दो क्रिएशन थे, संझा और संडे। संझा एक दिन ऐसे ही उन्होंने कहा कि श्रुति मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाना चाहता हूँ, कुछ ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसमें प्रयोग हो, जिसमें बिना पैसे के मैं घर की लाइट से लाइट्स क्रिएट करूं, छोटे से कैमरे से शूट करूं, और बच्चों को सिखाऊं कि बिना मतलब कम पैसे के भी आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो। कर और सकते हैं। वो अपने आप में बेमिसाल शख्सियत थे। आज उन्हीं का 27 फरवरी को जन्म दिवस होता है, जिसके उपलक्ष्य में आज उनको 1 साल हो गया है। और उनके दिवस में सिद्धार्थ नागर जो उनके छोटे भाई हैं वो एक छोटा सा ब्रजभाषा फिल्म फेस्टिवल रख रहे हैं। तो इसमें जो मेरा किरदार था संध्या में, एक ऐसी घर की पत्नी का किरदार था जो बाहर भी काम करती है, पैसे की किल्लत रहती है और घर भी चलाती है, पति बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है, तो उसकी तलखी कहीं ना कहीं तो निकलेगी। तो जेठ जो थे हैं उसके, वो उनकी जेठानी की मृत्यु हो गई है, तो सारे घर के काम का बोझ भी उस बेचारी पर है। तो वो कहीं ना कहीं तलखी जो है ना उसके व्यवहार की, वो जेठ पर उतरती है। और जेठ पर उतरती है तो जेठ मायूस हो जाते हैं। और वो मायूसी को हर कोई अपने अपने रूप में जस्टिफाई करता है। जो मेरा कैरेक्टर है, मैं अपनी खींच को जस्टिफाई कर रही हूँ। जो मेरे हस्बैंड बने हैं राजेश श्रीवास्तव जी, वो अपना कैरेक्टर जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं करते हैं लेकिन भावनात्मक रूप में सबके साथ रहना चाहते हैं। बहुत उम्दा फिल्म ब्रजभाषा में, उसी का सीजन 2 कह लीजिए या पार्ट 2 कह लीजिए, वो संडे थी, जिसमें यतीन चतुर्वेदी जी ने बहुत बहुत उम्दा काम किया। और मैं कहूंगी कि अगर वो फिल्म अगर संडे देखी जाए तो उसमें यतीन भाई एक एक ऐसा कैरेक्टर बन के उभरे हैं जो पार्टनर के जाने के बाद कितना अकेला हो जाता है, लेकिन वो अपने अकेलेपन को उसकी यादों के सहारे कितना खूबसूरती से काटता है, और कैसे वो अपने बहू और बेटे के साथ रहता है और जिंदगी का लुत्फ उठाता है। तो वो संडे में दिखाया गया है। तो संध्या के लिए मुझे सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला।
और बहुत अच्छा लगा। और संदीपन भाई मुझे लाली कहा करते थे, और मुझे अब वो लाली शब्द सुनने के लिए कान तरस जाते हैं बस। ओह नाइस। बहुत खूबसूरत एनेक्डोट आपने सुनाया। मैं बबली से कहना चाहूंगी, बबली आपने इतने सीरियल, इतना नाटक किए, कोई ऐसा किरदार जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिससे आप जुड़ गई हो? जिससे जुड़ गई हूँ, काजल एक मैंने प्ले किया था, प्रसन्ना जी ने उसे डायरेक्ट किया था, अग्नि और बरखा। अग्नि और बरखा में क्योंकि उस वक्त कारंथ जी भी थे, तो जब ये प्ले में ये रोल, हाँ, साउथ इंडियन बहू का रोल था उसमें। और क्योंकि देखो मैं पंजाबी थी, और वो लोग उस पंजाबी होते थोड़े अक्खड़, अक्खड़ मीन्स मेरा ये था कि हमेशा ऊपर वाले सुर पे बोलना और ये बोलना, और वो जो एक उस तरह की गाना भी, तो मेरा गाना भी ऊंचे वाले सुर पे होता था। तो जब उन्होंने कास्ट किया तो बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड ढंग से चीजों को बोलना, या प्रसन्ना जी ने ये कह दिया था कि आपने सिर्फ चेहरे से एक्टिंग करनी है, आपने सिर्फ आंखों से एक्टिंग करनी है, आपने कोई हाथ पांव जेस्चर्स नहीं करने हैं। तो मैं घड़ा पकड़े रहती थी, और मुझे सिर्फ ये होता था कि बस ये मेरा ये हिस्सा इससे एक्ट करना होता था। तो वो जो एक रोल था, वो मतलब मेरे दिल के इतना करीब था। मैं उस रोल में जब जाती थी, तो मैं काफी देर तक ना उसमें, मतलब मेरा ये जकड़ जाता था सिर, क्योंकि उसकी थॉट्स, क्योंकि ये महाभारत की एक कहानी है, अग्नि और बरखा, फायर एंड द रेन, गिरीश कार्नाड का प्ले था उसमें। और मतलब वो बहुत टफ एक्चुअली कहते हैं ना कि कुछ कैरेक्टर्स बड़े टफ होते हैं, और उसकी लैंग्वेज भी काफी टफ थी। और मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट ये था कि कारंथ जी, जो मेरे गुरु और मेरे टीचर्स, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और जो बहुत डाउन टू अर्थ थे, जिन्होंने सिर्फ ये सिखाया कि बड़ा बनना सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको एक पदवी मिल गई और आपने अपना नाम चेंज कर लिया, या आपने अपने कपड़े चेंज कर लिए, या आपने अपनी सारी चीजें चेंज कर ली तो आप बड़े हो गए। बड़ा इंसान वो नहीं होता है। तो मतलब हम, जैसे मैं बताऊं, हम जब तैयार होके उनकी क्लास में आते थे, तो वैसे कहते थे, आज हेमा मालिनी बना है क्या, ऐसे कहते थे। तो हमने वो चीजें सीखी थी, वो हम बचपन थे, बच्चे थे उस वक्त। तो वो उस वक्त उनका जो कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए, वो प्रसन्ना जी को ये जाकर के उन्होंने ये वाली बात कही कि तुम, ये वो हिंदी जानते नहीं, तो बहुत अच्छा तू लड़की लिया कैरेक्टर, ये अरविंदर किया बहुत अच्छा। तो वो जो बहुत अच्छा की जैसे वो बोलते थे, वो मतलब उनकी भाषा में, तो मुझे लगता था ये मेरे लिए अवार्ड है, ये अवार्ड है मेरे लिए, कारंथ जी का ये बोल देना। तो वो रोल मेरे जो है बहुत करीब था, वो बहुत ही अच्छा, मतलब आज तक मैं उस रोल को नहीं भूली हूँ। और फिर और कितने टुकड़े में जो कैरेक्टर किया था, उसको नहीं भूली हूँ मैं बिल्कुल। और कितने टुकड़े में एक सादिया का रोल था, एक मुस्लिम औरत का। जब पार्टीशन हुआ था, तो वो फिर पार्टीशन में वो उसको यहाँ आना पड़ता है, वो हिंदू से साथ शादी कर लेती है, करनी पड़ती है उसको, तो जैसे हमारी औरतों को उनसे जाकर के शादी करनी पड़ी। तो दीज वर वेरी टफ कैरेक्टर्स टू डू। तो मुझे आई एम हैप्पी, मैं लकी हूँ कि मुझे वो खेलने के मौके मिले। तो काजल, इस तरह से काफी कैरेक्टर्स हैं, बहुत करीब हैं, और मैं दोबारा से दोबारा उनको खेलना चाहूंगी। काजल जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी जी जी। एक मैंने देखा था कि आपने अभी मंटो की एक कहानी पर मैंने आपकी देखी, शॉर्ट फिल्म देखी थी, और वो फिल्म देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो कोरोना पीरियड में बनी थी फिल्म। और उस फिल्म की जो सबसे खास बात जो मुझे पसंद आई, वो उसकी एडिटिंग थी, वो उसका प्रस्तुतिकरण था। तो कैसे आपके दिमाग में आया कि सब जने अपने घर पर हैं और सब अपने अपने मोबाइल से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को शूट करके भेजें, पर्टिकुलर एंगल, कैसे आपने इस सब चीजों को डायरेक्ट किया और वो एक नायाब चीज आपने व्यूअर्स को दी? वो हम लोगों का ये था कि जब लॉकडाउन हुआ, तो बहुत सारे जो थिएटर करने वाले, खासतौर पे युवा पीढ़ी है, वो कहने लगे कि अब हमारे पास करने का कुछ नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि कुछ नहीं, बहुत कुछ है करने के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करने का ये वक्त है जो ऊपर वाले ने आपको दिया है। अगर हम थिएटर नहीं कर सकते तो मंटो को पढ़िए। कई लोगों को तो मंटो साहब तो क्या कमाल
पता ही नहीं था अरे बहुत कहीं युवा पीढ़ी। तो उन्होंने फिर, मैंने उनको कुछ स्टोरीज दी, मैंने कहा इनको करिए, इनको आप सीखिए। यूट्यूब पे तो आजकल सबके लिए एक बून है, आप उस पे देख सकते हो कि क्या किस तरह से एडिटिंग होती है, किस तरह से जी शूटिंग होती है। जी तो 22 फिल्में जो मंटो की बनी हैं, जो बनाई रूबरू के जो कलाकारों ने 22 फिल्में खुद शूट की, लॉकडाउन में अकेले बैठ के शूट की, फिर वाह उनको वाह। edit किया, फिर उनको अच्छा। उन्होंने edit किया। जो लास्ट फिल्म थी वो मैंने अकेले की, बिल्कुल सोलो था वो, जो मैंने आपको शायद भेजी थी सड़क के किनारे, मंटो का, वो मैंने सोलो किया था। हम्म तो ये हम लोगों ने किया। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी कि मुझे क्योंकि थिएटर बहुत कुछ दे जाता है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। और मेरे मेरे लिए डिवाइन है, क्योंकि मेरे पापा के लिए ये पैशन था, वो पागलपन जो जुनून था ना, वो पापा को देखा है, मम्मी को देखा है ये सारी चीजें करते हुए। आप में भी वो है। बहुत शुक्रिया। और जब मुझे 2017 में नेशनल अवार्ड मिला थिएटर के लिए, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 25 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ था अलग अलग फील्ड के, और मुझे थिएटर के लिए चुना गया था, उस वक्त मुझे लगा मैं अवार्ड, क्या मैं वाकई अवार्ड की, इस अवार्ड के काबिल हूँ? तो मुझे अपने आप को बहुत प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सिर्फ सबसे जरूर एक सीधा रास्ता था कि जितनी मेहनत की जाए, और खासतौर पे युवा पीढ़ी जो है उनको अपने साथ लेकर चला जाए, क्योंकि थिएटर बिल्कुल पर्सनैलिटी को बदल के रख देता है। और जो डिप्रेशन जैसी जो चीजें होती है, जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है, उन सभी को अलग करके रख देता है। तो मेरा एक तरह से मिशन कहें, क्या कहें, कि जितने भी यंग लोग हैं, भले ही उन्होंने थिएटर बिल्कुल ना किया और वो थिएटर करना चाहते हो, तो मैं उनको अपने साथ लेकर चलना चाहती हूँ। मेरे लिए ये ग्रेट। बहुत जरूरी है कि मैं उनको अपने साथ लेकर चलूं, ताकि उनकी पर्सनैलिटी में एक बदलाव आ जाए। और ये वाकई थिएटर आपको बहुत कुछ सिखा देता है। इट्स मैजिकल, इट इज मैजिकल। थिएटर आपको एग्जैक्टली। एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी जीना सिखाता है, आपको लड़ना सिखाता है, आप में वो जज्बा पैदा करता है कि आप सिर्फ भागते रहें, आगे रहें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। श्रुति, आप ये पढ़िए जो सुचित्रा मैम ने लिखा है। अभी रेडियो पर काजल ने दो प्ले किया, राधा, टफ हाँ प्ले, टफ राधा, प्ले, टफ प्ले, टफ राधा, प्ले। टफ प्ले, हाँ आप और टफ हम प्ले, दोनों थे, हाँ हम हाँ लोग। हाँ, हम दोनों ही थे। और मैं कहूंगी सुचित्रा जी, इसमें आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई, आपकी आवाज वाकई। से रोमांस हो जाएगा किसी को भी। पर काजल जी, मैं वाकई एक बात कहना चाहूंगी कि ऐसी टफ स्क्रिप्ट्स को पकड़ना, खोजना, और चैलेंज था ये, उनको उनको अभिनय कराना उन स्क्रिप्ट्स पर, बहुत टफ ये था। अपने आप में एक चैलेंज है। और जब इस दौरान हम जब रिकॉर्ड कर रहे थे, तो आपने बताया कि आपने 4 बार उसको पढ़ा, और फिर 4 उसको बार। वो 4 घंटे की स्क्रिप्ट को 1 घंटे में कंपाइल करना और कनेक्शन देना, और कमाल है, कमाल है वो। और अभी वो चीज क्या निकल कर आएगी, ये उसमें आप भी तो मेरे साथ हैं, आपका तो बराबर का योगदान है। काजल, जी, काजल, मुझे लग रहा है कि अभी तो आपकी फैमिली बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि 200 बिल्कुल। एपिसोड करे हैं तो कितने सारे लोग हो गए हैं, अब तो फैमिली में तो बहुत सारे लोग हो गए हैं। सो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज नाउ? कैसे मैनेज करोगे? कैसा लग रहा है? क्या फीलिंग है मुझे अभी इस बहुत वक्त? क्या फीलिंग है? मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा एक जो मकसद था इस शो को शुरू करने का, इस शो को शुरू करने का मकसद यही था कि जिस तरह से मैंने कहा, मंटो जब हमने खत्म किया, 22 एपिसोड, 22 कहानियां मंटो की खत्म कर ली हमने। तो फिर स्टूडेंट्स ने कहा, जो थिएटर से जुड़े हुए नए बच्चे, बिल्कुल नए बच्चे जो थिएटर से आके जुड़ते हैं, उन्होंने कहा मैम अब हम क्या करें? तो हमारे पास अभी कुछ करने के लिए नहीं, अभी भी थिएटर नहीं करें, हम रिहर्सल्स नहीं कर सकते, हम पढ़ भी रहे हैं लेकिन क्या करें, कुछ और क्लासेस नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे लगा कि हमारी इतनी शख्सियतें हैं, जैसे आप हैं, श्रुति है, कि इतने जो जिनके पास एक समंदर है ज्ञान का, भंडार है, लेकर घूमते हैं, वो जो बहुत भंडार है शुक्रिया, ज्ञान का, बहुत शुक्रिया। वो युवा पीढ़ी तक पहुंचे, युवा पीढ़ी तक पहुंचे, एक इसकी तरह, एक जो वर्कशॉप है उसकी तरह पहुंचे। तो उनको जरूर, उनको कहीं ना कहीं जरूर उसका असर होगा। शुरू में भले ही 1 2 3 4 5 6 एपिसोड में ना हो, लेकिन धीरे धीरे धीरे, कहते ना कि अगर एक पत्थर पे रस्सी से खींचना शुरू करें तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। हाँ हाँ। तो ये चीज मैंने इसलिए शुरू की कि जो युवा पीढ़ी कनेक्ट हो जाए, उनको पता चले कि कला एक साधना है, ये बहुत आसान नहीं है, इसके पीछे बहुत तपस्या की जरूरत होती है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सभी सेलिब्रिटीज अपने आप यहाँ के सब लोग बोल गए हैं कि एक
समंदर है, इसके लिए शॉर्टकट्स नहीं है, डेडिकेशन की जरूरत है, पेशेंस की कोई जरूरत है। शॉर्टकट। तो ये चीज उन तक पहुंचानी थी, तो मेरी कोशिश रही मैं उन तक पहुंचाऊं। 200 एपिसोड्स किए, क्योंकि पहले हमारा जो ऑफिस था वो चल रहा था, लेकिन अब हमारा रेगुलर हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑफिस के चैलेंजेस अलग होते हैं। तो 6, साढ़े 6, 7 बजे तक ऑफिस में प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल। तो अब मैंने ये डिसाइड किया कि हम अब हफ्ते में 2 या 1 दिन इस प्रोग्राम को करेंगे, सीजन 3 को, लेकिन इस प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे। आप अभी आप 25 आप आप अपने 25 को ही व्यूअर्स को हमारा सीजन 3 शुरू हो रहा है, 25 को ही। लेकिन दैट वे मैं कहना चाहूंगी, आप अपने व्यूअर्स को प्यासा छोड़ रही हैं। उनको आदत पड़ चुकी है डेली। और एक चीज जो मैं जोड़ना चाहूंगी उस बात में आपको, आपने कहा कि आपका दायित्व था कि आज की यंग जनरेशन को थिएटर से जोड़ना, उसको थिएटर के बारे में बताना, उनमें ये आदत डालना। और सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है, और सबसे खुशी भी तब होती है जब आप किसी आर्टिस्ट को गढ़ते हैं, किसी कैरेक्टर को उसमें से निकलवाते हैं। वो अपने आप में एक खुशी होती है। जैसे वही बात कि अपना क्रिएशन प्यारा होता है जब आप उस कैरेक्टर को उस एक्टर में से निकलवाते हैं, उसको उसमें रचता बसता देखते हैं, तो वो मोमेंट अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट होता है। एग्जैक्ट, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और थिएटर में जब मुझे लग रहा है कि एक थिएटर का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि हम जो आजकल नए स्टूडेंट आते हैं, हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग भी हैं, उनमें मैं भी थी पहले, कि बस मुझे ये होता था कि चलो लोगों को इकट्ठा कर लेना, एक अच्छे से राइटर की अच्छी सी स्क्रिप्ट चुन लेना, क्योंकि एक हम स्क्रिप्ट भी कुछ ऐसी चुन लेते हैं कि चलो एक हो, लेकिन क्या मैं उस राइटर को समझ पा रही हूँ, या फिर वो उस तक जब वो स्क्रिप्ट लिखी गई थी या जो आज के संदर्भ में मैं उसे ढाल रही हूँ, तो क्या मेरे एक्टर उस चीज को समझ पा रहे हैं? तो वो चीजों का जो चीजें ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि थिएटर के अंदर हमको, हम लोगों को कहते हैं कि अंदर घुस जाओ कैरेक्टर के अंदर, लेकिन उस कैरेक्टर से बाहर कैसे निकलना है, मैं ये बार बार हर अपनी टॉक में कहती हूँ कि थिएटर के अंदर एक्टर को बाहर कैसे निकलना है, ये सिखाना भी जरूरी है। क्योंकि हम जो है, जब हमारे पास कहते हैं ना, एक्टर कह देते हैं कि अरे अब हम फ्री हो गए हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये है। अभी आप देखिए, मैंने बहुत यंगस्टर जितने भी हैं, क्योंकि हम काजल अगर आपके शो में ये नहीं बोलेंगे तो हम फिर आर्टिस्ट नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे यंग लोगों ने आत्महत्या भी करी है। और मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग, कि थिएटर जो है, हम ये नहीं कह सकते कि हम फ्री हो गए हैं, मेरे पास काम नहीं है, मैं ये इस तरह से। तो मुझे लग रहा है काम जो है एक एक्टर के पास हमेशा होता है। एक एक्टर जो है वो कभी फ्री हो ही नहीं सकता, उसका तो रियाज चलता ही रहता है। जैसे श्रुति जी, आपने लिखना शुरू किया, काजल आपने लिखना शुरू किया, तो मुझे लग रहा है कि हम लिखना भी एक थिएटर ही है। कविता लिखना, कहानी लिखना, मुझे लगता है कि ये समाज में हमारा दायित्व भी है कि यदि कोई अनजान भी, जिसे हम नहीं जानते, वो परेशानी में है और वो टूटा हुआ है भावनात्मक रूप से, तो उसको जोड़ना, उसको संवारना, उसको क्रिएट करना, ये हमारा दायित्व है। और आई तो लव दैट। यस, मैं यहाँ ये बात जरूर कहूंगी, जैसे कहा कि राइटिंग लिखना, थिएटर इज मेडिटेशन एंड राइटिंग इज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और कोई भी परफॉर्मेंस आर्ट हो, जैसे अभी मैं शख्सियत कर रही हूँ, शख्सियत के साथ ही लॉकडाउन में ही हमने एक म्यूजिकल इवनिंग भी स्टार्ट की थी, जिसमें जो शो में महीने में एक बार करते थे, जिसमें जो ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं या जिनका नाम है संगीत के क्षेत्र में, वो आके अपनी परफॉर्मेंसेस देते थे। टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया को बाहर रिप्रेजेंट किया है। तो हर सैटरडे को हमारा 8:30 वो प्रोग्राम भी होता है, म्यूजिकल इवनिंग, जिसमें संगीत से जुड़े जो शख्सियतें आती हैं और अपना कलाम पेश करती हैं, अपना म्यूजिक पेश करती हैं। तो वो भी नई जनरेशन के लिए, क्योंकि क्लासिकल सुनने की आदत शायद कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, छूट रही है। और क्लासिकल तो हमारी रूट है, उससे जुड़ना, उससे जुड़ाव पैदा करना, ये भी मेरा मकसद रहा है। अभी वीना जी लिखती हैं लॉकडाउन के बाद भी बंद नहीं होना चाहिए, और सुचित्रा जी लिखती हैं कि 7 दिन प्रोग्राम चाहिए, 1 या 2 दिन नहीं होगा। तो बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं हमारे व्यूअर्स। काजल, मैं इतना ही कहूंगी, सुचित्रा जी ने भी जो लिखा है कि
अभी ये प्रोग्राम जो है, मुझे लग रहा आप इसकी शाखाएं थोड़ी सी और बढ़ा दें, क्योंकि एक शख्सियत के ऊपर ही ना वो रह जाए। क्योंकि जैसे सुचित्रा जी हैं, उन्होंने इतना काम किया हुआ है और इतने डायरेक्टर्स के साथ, वीना मैडम है यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं, जिनको हम देख देख के बड़े हुए हैं, जिनसे सीख के, तो मुझे लग रहा है कि कोई एक टॉक, जैसे अभी हम तीनों लोग बैठे, तो इस तरह की टॉक को ना एक आधे शो में ऐसी टॉक रखनी, ताकि हम उनका प्रोसेस भी सुन सके। जैसे मैं बहुत eager हूँ कि मैं सुचित्रा जी की जो प्रोसेस, जिस तरह से वो, लुक एट हर, शी स्टिल, उनकी आवाज में अभी भी दम, वो कैसे इतना, मतलब वो कैसे करती हैं वो चीजों को। वीना मैडम ने, मैंने शायद सरिता के प्ले में अभी एक्ट किया, मैंने उनको देखा है, और इतनी एनर्जी है उनमें अंदर, इतनी एनर्जी है, तो आई एम सो कीन टू सी हर ऑन स्टेज, कि मैं कब देख पाऊंगी उनको। तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसी टॉक भी रखनी चाहिए अपने, जैसे अब मिले हैं तो 3-4 लोग आ जाएं उसमें, तो ताकि उनके प्रोसेस को जान सके सारे लोग। दैट विल बी वेरी नाइस। दिस इज माय सजेशन, दिस इज माय सजेशन। बहुत बहुत अच्छी सजेशन है, ये बहुत अच्छी सजेशन है, और इसको हम आगे ले भी सकते हैं। आगे हम इस पर काम कर सकते हैं, और नए नए आइडियाज तो हमें हमारे व्यूअर्स भी देते हैं। व्यूअर्स भी हमें कभी ना कभी राह दिखाते हैं कि क्यों ना हम थोड़ा सा ऐसे भी चलें, तो वो भी हमारे टॉर्च बियरर हैं व्यूअर्स भी। लेकिन देखो, हम तो आए हैं, लेकिन जब मैं देख रही होती हूँ प्रोग्राम, तो तब मुझे लगता है कि लोग जो सारे कमेंट लिख रहे हैं सबको, क्योंकि इतने माइन्यूटली हम सुन रहे होते हैं जो भी शख्स स्क्रीन पे होते हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि किसकी जिंदगी में क्या हो। नहीं तो आजकल किसके पास वक्त है किसी की कहानी सुनने के लिए या ये सुनने के लिए। तो सबसे पहले तो जो लोग सुन रहे होते हैं उनका थैंक्स बोलना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि वो हमारा एक और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि थिएटर जो है ना, वो एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव आपका माइंडसेट बनाता है, आपको हमेशा संजोना सिखाता है। और मुझे लगता है कि जैसे काजल जी आप हैं, मैं हूं, या हरविंदर जी आप हैं, हम लोगों ने जिस तरह से अपने परिवार को भी संजो कर रखा है, हमारी पहली जो लर्निंग को हमने कहीं अप्लाई किया तो वो अपनी अपनी फैमिलीज पर अप्लाई किया, और उसके बाद हम समाज में आए। समाज के बाद हमारे और आगे 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 कर्तव्य हैं जिनको हम अभी तक करते चले जा रहे हैं। और मैं समझती हूँ ईश्वर हमें ऐसे ही प्रेरणा देता रहे और ऐसे ही अच्छे अच्छे विचार देता रहे, और हम आप लोगों के साथ बांटते रहे। वाकई वाकई और हम लोगों की बात में भी पता नहीं चला, 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो गया। ओ यस यस। अरे वाह वाह, अच्छा। मेरे को अच्छा, निरुपमा जी का भी एक मैसेज दिखाई दे रहा है, सुचित्रा जी आई एग्री विद यू। हाँ, निरुपमा में डेली होना चाहिए ये इनको हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतने आपकी जो व्यूअर्स है वो भी बहुत खूबसूरत है, पता है इतने ज्यादा। मैंने शुरू में यही बोला था, इट्स बिकॉज ऑफ जो हमारे एस्टीम्ड व्यूअर्स हैं, उन्होंने इतनी हौसला अफजाई की हमारी, इतना मॉरल सपोर्ट दिया कि मैं 200 एपिसोड्स कंप्लीट कर पाई। अगर व्यूअर्स नहीं होते तो मेरा तो मॉरल ही बूस्ट नहीं होता। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ देम कि आई वाज एबल टू कंप्लीट द 200 एपिसोड्स। जी, और ये बड़ा सफर है, ये छोटा सफर नहीं है। और ये सफर अभी बड़ा तो है, अब लंबा होने जा रहा है। ये सफर लंबा होने जा रहा है। 200 से 300, 300 से 500 और 500 से 1000 कब हो जाएंगे ये पता ही नहीं चलेगा। अब रोज नहीं, अब स्लोली। और एक बात और, जैसे ये था ना कि अपना क्या आज मातृभाषा दिन है, तो हमें माँ बोली जो है हमारी, तो मातृभाषा जो मेरी माँ की थी वो पंजाबी थी, और जो मेरी सासू माँ की थी वो हिंदी, मतलब बंगाली थी वो, लेकिन हम हिंदी में बोलते थे वो मेरे साथ। और हिंदी जो है, जो मेरी माँ भाषा, मैंने हिंदी में भी उतना ही थिएटर किया है जितना पंजाबी में उतना नहीं किया जितना हिंदी में किया है। तो मैं हिंदी में अगर एक कविता नहीं सुनाऊंगी तो वो मेरे लिए पंजाबी से श्रुति सुनाए। मैं हिंदी में भी एक कविता जरूर सुनाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे आप बर्दाश्त कर लें थोड़ा सा। प्लीज ये है
ये आप दोनों के लिए और हमें जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबके जी, लिए। हम दोनों को माइक बंद करने होंगे। जी, जी। माइक ऑफ करने होंगे। अच्छा, मैं म्यूट कर देती हूँ अपने आप जी, को। अगर आभा के पास कंट्रोल है तो आभा भी हमें म्यूट कर सकती हैं। तो ये जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं प्रोग्राम, ये मेरी कविता मैं उनको भी समर्पित करती हूँ। मैं काजल को भी और श्रुति को भी। और जो मैं तो कवित्री तो नहीं हूँ, लेकिन मन के भाव हैं जो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। ये कैसे हो कि मैं तुझ में और तुम मुझ में समा जाओ। ये कैसे हो कि मैं तुझ में और तुम मुझ में समा जाओ। ये कैसे हो कि मेरे पास आओ, फिर लौट कर कभी न जाओ। कैसे मैं चुरा लूं सबसे तुझको, कैसे मैं चुरा लूं सबसे तुझको। ये कैसे हो कि मुस्कुराहट तेरी, काजली आपके लिए है। ये कैसे हो कि मुस्कुराहट तेरी नजर आए सिर्फ मुझको। कैसे कहूं कि चांद की चांदनी भी न पड़ जाए तुझ पर। कैसे कहूं कि चांद की चांदनी भी न पड़ जाए तुझ पर। ये कैसे हो कि सूरज की किरणों से भी तू रहे बचकर। कैसे मैं देखूं तुझे देखता सबको, कैसे मैं देखूं तुझे देखता सबको। हर तरफ अंधकार कर दूं कि अंधा कर लूं मैं खुद को। ये कैसे हो कि मेरी चाहत को समझ ले कोई। ये कैसे हो कि मेरी चाहत को समझ ले कोई। मेरी भावनाओं का चित्र बना दे, क्या है ऐसा चित्रकार कोई। मेरी भावनाओं का चित्र बना दे, क्या है ऐसा चित्रकार कोई। पागल घोड़े पर सवार है अब इच्छाएं मेरी। पागल घोड़े पर सवार है अब इच्छाएं मेरी। मेरी मंजिल का पता अब शायद ही बता पाए कोई। पागल घोड़े पर सवार है अब इच्छाएं मेरी। मंजिल का पता अब शायद ही बता पाए कोई। थैंक यू। वाह! बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपका माइक ऑफ है। हाँ, बहुत जी, बहुत खूबसूरत, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वाक़ई। और काजल जी, मेरा नंबर बाद में आएगा, पहले आप सुनाइए। काजल, काजल गुनगुना दो, इतनी कविताएं गुनगुनाती हूँ यार, इतनी अच्छी। आज तो हमारे साथ मेरा होस्ट तो हमारी आज श्रुति जी है। तो चलिए हाँ, मैं श्रुति की ऑर्डर मान लेती हूँ, लेकिन ऑर्डर मानिए। इतना खूबसूरत बबली आपने सुनाया, कैसे मैं चुरा लूं तुझको। वाह! बहुत हाँ, खूबसूरत, बहुत बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू। सतीश आनंद जी लिखते हैं, हमारे बेहतरीन रंगकर्मी हैं, ही इज अ डॉयन ऑफ इंडियन थिएटर, सतीश लिखते जी हैं कल नमस्कार। कल से समय कैसे काटेंगे, इस पर प्रकाश डालिए। सो स्वीट। लेकिन हम हफ्ते में 2 दिन तो कर ही रहे हैं। इस थर्सडे को मैं आप पहले ही बता दूं कि सीजन 3 की शुरुआत हम इसी थर्सडे से कर रहे हैं, और इसमें हाँ, हमारे साथ होंगे डॉक्टर प्रताप सहगल, एक जाना माना नाम है हिंदी साहित्य में। तो हमारे साथ इस बार सीजन 3 के जो पहला एपिसोड है उसमें वही होंगे। तो जी, जी, देखिएगा, आप जरूर रहिएगा। जिस तरह से इतना प्यार दिया उसमें भी, हमारे सीजन 3 में भी उतना ही प्यार दीजिएगा। इतने खूबसूरत कमेंट नौरीन जी लिखती हैं, कल से 7 से 8 हम क्या करेंगे। चलिए। मैं आपको, मेरी जो कविताएं हैं उनमें रिश्ते तो हैं ही, रिश्ते अव्वल नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पे आते हैं, और हाँ, मोहब्बत तो है ही, और साथ में कश्मीर भी है, क्योंकि कश्मीर मेरी रूह में बसता हाँ, है। मैं कश्मीर से हूँ, मेरी मम्मी कश्मीर से है, मेरी जो मम्मी की भाषा है वो कश्मीरी है, और मेरे जो पापा हैं वो डोगरे हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डोगरी एंड कश्मीरी, वाह वाह वाह, दोनों बहुत लैंग्वेज है। बढ़िया। डोगरी भी आती है, कश्मीरी क्योंकि मम्मी की मातृभाषा है, तो कश्मीरी भी आती है, उससे भी जुड़ी हूँ। पापा हम्म, डोगरी हैं तो उनसे भी जुड़ी हूँ, तो दोनों भाषाओं का समावेश। और हम्म, कश्मीर में रही हूँ मैं, हम्म, वहीं पे ज्यादा स्टडीज हुई हैं। सारी जो इनिशियल स्टडीज होती है वहीं रही, दूरदर्शन पे सारा काम वहीं किया, पापा वहीं थे। तो कश्मीर तो रूह में है ही। तो कश्मीर का से रिलेटेड एक कविता है, जो मेरा अभी कविता संग्रह आ रहा है, ख्वाबों की चांदनी करके एक मेरा जी, जो जी, कविता संग्रह आ जी, रहा है, वाह वाह। उसी में से ये एक कविता ली हुई है मैंने। गुज़िश्ता मौसमों की दास्तां, ये है इस कविता का नाम। बहार के मौसम में खूबसूरत चिनारवाड़ी में
बाहर के मौसम में खूबसूरत चिनारवारी में चिनार के पेड़ों का जो बाग जी है वहां पे चिनार के पत्ते दास्तान सुनाते हैं, कितने ही गुज़िश्ता मौसमों की, कितने वाह ही गिलास के फलों से, गिलास मतलब चेरी के जो गिलास चेरी एक को होता है फ्रूट उसको होता गिलास है, कहते हैं। फ्रूट हो, हाँ हाँ, फ्रूट, वो कश्मीर में होता है। चेरी हाँ। के पेड़ भर जाते थे। बादामवारी में अनोखी रौनक दिल छू लेती थी। डल झील के सीने पर खूबसूरत रंग बिरंगे शिकारे खुशगवार समा बांधते थे। लेकिन जब पतझड़ आया, चिनार के पत्ते झड़ गए। अपनी खाली बाहों के साथ एक सूनापन लिए चिनार अचानक बूढ़ा होने लगा। एक वाह नए मौसम के इंतजार में, मरकर जीने की ख्वाहिश में, खामोशी में उगते इंतजार के साथ सुनाता है गुज़िश्ता मौसमों की दास्तां चिनार का पेड़। वाह आपने हाँ आपने चिनार के बहुत रूप में ना हृदय को पर्सोनिफाई किया है, मन को, दिल को पर्सोनिफाई किया है। पेड़ और चिनार का पेड़ दिखने लग जाता है हाँ, एकदम से सच में विजुअलाइज, बहुत खूबसूरत पेड़ और होता है और मैं अगर ये चिनार की बहुत जगह दिल की बात हो ना, कि मन की ये भावनाएं हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपने मन को पर्सोनिफाई कर दिया है। और अब मैं खुद ही अपने आप को अब आमंत्रित कर लेती हूँ। नहीं आप तो हम तो कब से बोल हम रहे कर रहे हैं, हम कब से बोल रहे हैं, बिल्कुल श्रुति। देखिए, मैं बहुत छोटी-छोटी कविताएँ लिखती हूँ, 4-4 पंक्ति की, और जब जो भाव आ जाता है वो लिखती हूँ, तो मैं 2-1 सुना देती हूँ। तो एक छोटा-सा मैंने लिखा था कि गीत गाने की कोई वजह तो हो, गीत गाने की कोई वजह तो हो, शाम बिताने की कोई जगह तो हो। वाह, आहा वाह गीत गाने की कोई वजह तो हो, शाम बिताने की कोई जगह तो हो, दिखाने को कई रंग हैं दामन में, देखने वाली कोई निगाह तो हो। वाह क्या बात, क्या बहुत बात खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दिखाने को कई रंग हैं दामन में, देखने वाली कोई निगाह तो हो। और एक और छोटा-सा मैंने लिखा था, वो भी मैं सुना देती हूँ। एक मीठा-सा एहसास हुआ अभी-अभी, एक वाह मीठा-सा एहसास हुआ अभी-अभी, ऐसा लगा आपने याद किया अभी-अभी। वाह, एक मीठा-सा एहसास हुआ अभी-अभी, ऐसा लगा आपने याद किया अभी-अभी, इतना तो यकीन है मेरे दिल को, इतना तो यकीन है मेरे दिल को कि हर वक़्त न सही, हम याद तो आते होंगे कभी-कभी। क्या बात, क्या बात, बहुत और खूबसूरत। अंतिम 4 पंक्तियाँ हैं, ये अलग-अलग हैं ये सब, कोई किसी से, हालाँकि मैं जानती हूँ मेरे काव्य का शिल्प इतना अच्छा नहीं है, पर भाव है जो मैंने उसे बहुत एहसास, खूबसूरत है एहसास, बहुत खूबसूरत एहसास, है वाक़ई। मैं गीत तुम्हारा बन जाऊँ, तुम सरगम तो बनकर देखो। वाह, वाह 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 मैं गीत तुम्हारा बन जाऊँ, तुम सरगम बनकर तो देखो, साँस-साँस में बन जाऊँ, तुम धड़कन बनकर तो देखो। क्या बात, क्या बात क्या बात। कट जाएँगे ये रास्ते भी, कट जाएँगे ये रास्ते भी, हमसफ़र तो बनकर देखो, 7 जन्म तक सो जाऊँ मैं, तुम सपना तो बनकर देखो। बहुत खूबसूरत, बहुत क्या खूबसूरत बात और बहुत बहुत ही खूबसूरत। और और मैं सच में तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी श्रुति आपका, बबली जी आपका। मतलब ये एक विमेन वर्ल्ड, विमेन इमेंसिपेशन, आई एम फीलिंग सो प्राउड आल्सो कि हम सब महिलाएं इस यस, प्रोग्राम में हैं। यस, इंटरनेशनल वुमेन डे आ रहा है एंड इट्स आ हाँ, रहा है we आ it's रहा है, we every day is a women day, every day is a women day, we एवरी have डे। to celebrate, yeah, यस every day एवरी is डे a इट इज और एक एक बिल्कुल। महिला ही है जो हर दिन एक नया आयाम तय करती है, एक नया मानदंड स्थापित करती है हर दिन। उसका वाकई, हर दिन वाकई। अपने से ही कॉम्पिटिशन है और अपने को ही जीतती है हर दिन।
वाकई वाकई। तो मैं हमारे जितने भी व्यूअर्स आज जुड़े हैं हमारे साथ, मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया कहती हूँ। जिस तरह से मैंने कहा कि हमारे साथ जब व्यूअर्स होते हैं तभी जैसे स्टार्टिंग में ही कहा था, तभी एक एनर्जी मिलती है और अच्छा परफॉर्म करने का एक मन होता है, एक ऊर्जा मिलती है। निरुपमा जी लिखती हैं कि वुमेन स्पेशल एपिसोड, ये वाकई आज का जो ये एपिसोड था ये वुमेन स्पेशल एपिसोड था। और अब हमारा जो सीजन 3 है, थर्सडे से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, जिसमें हमारे साथ सीजन 3 में जो पहले गेस्ट होंगे, शख्सियत होंगी, वो डॉक्टर प्रताप सहगल, एमिनेंट राइटर, सभी इनको जानते हैं। और जो हमारा म्यूजिकल शो है वो हर सैटरडे को होता है। पिछले 2 सैटरडे को किन्हीं कारणों की वजह से हम नहीं कर पाए, लेकिन इस सैटरडे को 8:30 पे म्यूजिकल शो एज इट इज रहेगा, तो उसमें भी आप आइएगा। और शख्सियत तो खैर है ही, बस ये है कि रोज नहीं होगा, रोज नहीं कर पाएंगे इसको, हफ्ते में 2 या 3 दिन हम इसको जरूर करेंगे। तो श्रुति कुछ कहना चाहती हो जाने से पहले, या बबली कुछ कहना चाहती हो अब जाने से पहले? जाने से पहले मैं तो यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो व्यूअर्स का धन्यवाद, काजल जी आपका धन्यवाद, अरविंदर जी आपका धन्यवाद, और सभी हरविंदर। हरविंदर हरविंदर। हाँ, मैं कभी आपको बबली से लवली बना देती हूँ। बबली। पर आप लवली हैं, अच्छा, मेरे लिए आप मुझे लवली हैं। मुझे आप बहुत खूबसूरत लगा जब आपने लवली कहा। जी, बहुत, आप वाकई लवली हैं। तो ये आप आज आपका नया नामकरण हुआ है हरविंदर जी। थैंक यू। तो डिम्पल स्माइल, विद डिम्पल स्माइल। तो मैं काजल जी एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अगर हमारे व्यूअर्स को भी लगता है कि कोई शख्सियत ऐसी हैं जो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकती हैं, यस, हमको उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, तो वो हमसे खुले तौर पर बता सकते हैं, उनसे रूबरू करा सकते हैं हमें। वाकई। और और अगर कोई शख्सियत खुद से अपने आप को रूबरू कराना चाहती है हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो वो भी हमें आकर मिल सकती है। और अभी तो दुनिया में खजाना है, इस खजाने खजाना को है, सच में है, खजाना और है। इस खजाने में से एक एक रत्न हमने निकालना है, ये बहुत बड़ा काम है। तो और युवा पीढ़ी तक पहुंचाना है उनका एक्सपीरियंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड काजल, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत आपको बहुत बधाई है। और आपने इतनी हिम्मत दिखाई इस टाइम में, कोरोना टाइम में, और लोगों को इतना एंटरटेन किया। और देखिए लोग कितने खूबसूरत कमेंट कर रहे हैं कि अब हम कैसे रह पाएंगे, शाम हमारी कैसे गुजरेगी। इतनी खूबसूरत शामें दी आपने। और मैं तो खुदा से यही भगवान से दुआ करूंगी कि ये शामें जो हैं, जैसे आप लोगों के चेहरों पे हंसी ला रही हैं, उनको सुकून दे पा रही हैं, ये सुकून भगवान आपको, हम सबकी दुआएं हैं आपके लिए कि आप ऐसे सुकून देती रहें, ऐसे ही मुस्कुराती रहें, हम ऐसे ही गुलगुल सा आपका चेहरा देखते रहें, बस ये दुआ है। और हम जल्दी से 400 एपिसोड में कब मिल रहे हैं श्रुति? हाँ, बहुत जल्दी। जल्दी ना? अगर ये व्यूअर्स हमसे उतना प्यार करते रहे तो 400 क्या 4000 एपिसोड बनाएंगे, और 60वें साल में हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके मिलेंगे। हाँ। बहुत बहुत एंजॉय बहुत किया, बहुत बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया सभी का, तहे दिल से शुक्रिया, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं सीजन 3 में हम लोग 25 तारीख को एक बार फिर से, कुछ दिनों का गैप, और उसके बाद सीजन 3 में हम मिलते हैं वही वक्त 7 बजे, और हमारे साथ होंगे डॉक्टर प्रताप सहगल, रहिएगा साथ हमारे। तो बबली और श्रुति, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे जितने एस्टीम व्यूअर्स हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।